हाय दोस्तों, मैं विजेंद्र कुमार। आज विज्ञान का अपन अगला चैप्टर के बारे में अध्ययन करते हैं और उस चैप्टर का नाम है मानव में पाचन तंत्र। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि बोलो सर पाचन तंत्र के बारे में क्या करो, कुछ हमें बताओ। तो पाचन तंत्र का चैप्टर डालते हैं आज। ठीक है, तो विशेष तौर से देखना कि विज्ञान के बारे में भी बहुत ज़्यादा गहराई से ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कि अपन बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ें। अपन ऐसा पढ़ेंगे कि जो अपने एग्ज़ाम के लेवल में आए, कभी बाहर ना आए। तो ये सारी प्रक्रिया अपन किसके थ्रू पढ़ेंगे? आज पाचन के थ्रू पढ़ते हैं। सारी बातें देखेंगे कि पाचन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से नहीं होता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो अपने शरीर में किस किस का क्या करती हैं, पाचन करती हैं। चलो ठीक है, आज देखते हैं। देखो, मानव में पाचन, तो मानव में पोषण या पाचन, मानव में पोषण, ठीक है, या इसे क्या बोल देते हैं? पाचन बोल देते हैं। क्लियर बात हो गई भाई? मानव में पाचन या पोषण बोल देते हैं इनको। ठीक है, तो क्लियर है। देखते हैं, देखो अभी तक आज देखते हैं। देखो, सबसे पहले जब अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बना के बताता हूँ आपको कि मैं ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं कोई बहुत बड़ा डायग्राम बनाऊंगा। आपके सामने एक छोटा सा ऐसा डायग्राम बना रहा हूँ। जैसा जैसा अपन क्या करते रहेंगे, अध्ययन करते जाएंगे, उनका मैं डायग्राम बनाते चलूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं। देखो, ये एक डायग्राम बनाया और इस डायग्राम में मैं यहाँ पे एक विभाजक का काम करने वाली एक और प्रक्रिया बना देता हूँ। ठीक है, देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले मेन चीज़ क्या है, इसके ऊपर यहाँ पे कोई छोटी सी चीज़ लगी हुई होती है। ठीक है, इसको वैसे तो बोलते हैं विंड पाइप। क्या बोलेंगे इसको? विंड पाइप। और विंड पाइप को हिंदी में बोला जाता है श्वसन नली। श्वसन नली। क्लियर बात होगी? इसे क्या बोलते हैं? श्वसन नली। और इस भाग के अंदर आती है, इसको बोलते हैं आहार नाल। आहार नाल, आहार नाल बोल देते हैं, या इसे क्या बोल देते हैं? गर्सनी बोल देते हैं, या इसे क्या बोल देते हैं? गर्सनी। भाई क्या बोलेंगे? इसे गर्सनी बोल देते हैं, या तो इसे बोलेंगे आहार नाल, या इसे क्या बोल देते हैं? गर्सनी बोल देते हैं। ये जो भाग होता है, इस भाग को बोला जाता है नाक। ठीक है, और इस भाग को बोला जाता है मुख। क्या बोलते हैं अपने? मुख बोलते हैं। क्लियर बात होगी? तो यानी थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, विशेष तौर से याद रखते हैं। देखो, नाक और मुख दोनों प्रक्रिया हो गई। इससे जो मैंने ये लगाई, ये लाइन लगाई, इस लाइन का मतलब होता है एपिग्लास्टिक। एपिग्लास्टिक। और एपिग्लास्टिक को हिंदी में कहा जाता है ढक्कन घाटी। ढक्कन घाटी। एपिग्लास्टिक को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? ढक्कन घाटी। ठीक है, ये क्या काम करता है इसके बारे में, यानी ये भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकता है। कौन? एपिग्लास्टिक। यानी भोजन किसके अंदर नहीं चला जाए? श्वास नली में न जाए। यानी कहने का मतलब, जब आप श्वास ले रहे हो, मान लो कि आप क्या ले रहे हो? श्वास ले रहे हो, तो ये ढक्कन घाटी किसके ऊपर आ जाता है? आहार नाल के ऊपर आ जाता है। तो अपन क्या ले सकते हैं फिर? श्वास ले सकते हैं। बात क्लियर हो गई? और जब आप भोजन ग्रहण कर रहे हो, तो ये यहाँ से हट करके किसके ऊपर आ जाता है? इसके ऊपर आ जाता है। तब अपन क्या ग्रहण कर लेते हैं? भोजन ग्रहण कर लेते हैं। यानी एपिग्लास्टिक किसका कार्य करता है कि भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकने के लिए, या श्वसन को आहार नाल में जाने से रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एपिग्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। अब देखो, अपन क्या करते हैं कि इसके बारे में विस्तृत रूप से थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। ठीक है, पाचन पढ़ रहे हैं। वैसे देखो, कहने का मतलब है कि भाई श्वसन है, अपन श्वसन लेते हैं, तो श्वसन से भी अपने को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। भाई श्वसन से भी अपने को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। बोलो सर, श्वसन से ऊर्जा कैसे मिलती है? तो ये भी अपन बताएंगे कि भाई श्वसन से अपने को एनर्जी किस प्रकार से मिलती है। ठीक है,
तो थोड़ा सा देखो इसके बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं कि सर श्वसन से हमें एनर्जी किस प्रकार से मिलती है। देखो हमने श्वसन लिया, क्या लिया? श्वसन। ठीक है, थोड़ा सा देखो यहाँ से मिटा देते हैं। हमने सबसे पहले क्या ग्रहण करते हैं? श्वसन। देखो कई लोग आपसे पूछते हैं कि सर श्वसन प्रक्रिया में अपन कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, तो अपना जवाब होता है कि हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। क्यों भाई? आपके मुख में या नाक में कोई ऐसा फिल्टर पेपर लगा हुआ है कि जो ऑक्सीजन को फिल्टर करता हो, कि अपन ऐसी प्रक्रिया, यानी कि कहने को मतलब अपन श्वसन लें और अपने नाक में या मुख में कोई ऐसा फिल्टर लगा हुआ हो जो अन्य गैसों को तो बाहर कर देता है, केवल ऑक्सीजन अंदर लेता है। कभी ऐसा हुआ है? अरे नहीं होता ऐसा भाई। देखो कैसे कि हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण नहीं करते, हम वायु का मिश्रण ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? वायु। यानी हमने क्या ली? एयर ली। क्या ली हमने? एयर ग्रहण करेंगे। क्या ग्रहण करेंगे? एयर सबसे पहले किस में जाती है? विंड पाइप में। किस में जाती है भाई? विंड पाइप। यानी किस में जाएगी भाई? विंड पाइप। विंड पाइप का मतलब होता है श्वसन नली। कौन सी नली? श्वसन नली। भाई सबसे पहले किस में जाएगी? विंड पाइप। अब देखो विंड पाइप से ये किस में चली जाती है? लंगस में। किस में जाएगी? लंगस में जाएगी। और लंगस का मतलब होता है फेफड़े। किस में जाएगी? फेफड़े में। और फेफड़े में क्या भरा रहता है भाई? फेफड़ों में, लंगस में क्या भरा रहता है? ब्लड। भाई फेफड़ों में क्या रहता है? ब्लड। और ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ब्लड में क्या पाया जाता है भाई? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और इस हीमोग्लोबिन में एक पदार्थ और पाया जाता है जिसका नाम होता है ग्लूकोज। क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। और ये हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? यानी ये भी याद रखना कि यानी ये हीमोग्लोबिन वायु में उपस्थित ऑक्सीजन को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। किसको ग्रहण कर लेता है? वायु में उपस्थित ऑक्सीजन को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। इसीलिए एक चीज और याद रखना, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और प्रोटीन दोनों का वहन भी करता है। यानी दोनों का क्या करता है? वहन। यानी ऑक्सीजन प्लस प्रोटीन दोनों का क्या करेगा? वहन। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम किसका है? हीमोग्लोबिन का। देखो कैसे, क्योंकि अपने शरीर में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन हैं, टिश्यूज हैं, और उन ऑर्गन और टिश्यूज को ऑक्सीजन और प्रोटीन या पोषक तत्वों पहुंचाने का काम किसका होता है? हीमोग्लोबिन का होता है। भाई रक्त का ही होगा, क्योंकि रक्त ही अपने शरीर में क्या करता है? गति करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, अब चलो मान लो कि इसने ऑक्सीजन भी ले ली, प्रोटीन भी ले ली, तो सर हमें ऊर्जा कहां से मिली? भाई ऊर्जा तो नहीं मिली। अब मैंने क्या बताया कि हीमोग्लोबिन में किसकी मात्रा होती है? ग्लूकोज की मात्रा होती है। और आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। और हमने श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करी? ऑक्सीजन गैस ग्रहण की। और ये ग्लूकोज ऑक्सीजन क्या होता है? क्रिया करेंगे तो ग्लूकोज का अणु टूट जाता है। किसमें? एक तो बनाता है अपने पास में कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस एक बनाता है अपने पास में जल, और एक बनाता है अपने पास में ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी ATP की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, और ये ATP के रूप में अपने को क्या प्रदान करती है भाई? ऊर्जा प्रदान करती है। कितनी ऊर्जा? आपसे पूछा जाए सर 36 ATP ऊर्जा प्रदान करता है। और ये पूरी प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? ये भी याद रख लेना, ये पूरी प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ये पूरी प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब आप पूछ रहे हो सर माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ आया? क्योंकि रक्त होता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, क्योंकि तीनों ही अपने शरीर में क्या होती हैं? सेल्स होती हैं। और सेल्स होने के कारण उनके अंदर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है कोशिका के अंदर क्या होता है? कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो श्वसन प्रक्रिया आपसे पूछा जाए सर कहाँ संपन्न होती है, तो आप बताओगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है।
देखो कई बार होते हैं, ये तो बहुकोशिकीयों में होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, उसमें कैसा होता है कि उनमें क्या होता है कि ग्लूकोज का अणु होता है वो ऑटोमेटिक ही विघटित हो जाता है, और वो ग्लूकोज का अणु क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक ही विघटित हो जाता है, और वो बदले में क्या बनाता है, CO2 प्लस H2O ये बनाएगा, और साथ में ATP भी बनाता है। क्या बनाता है, ATP, और कितनी ATP, 2 ATP ऊर्जा का निर्माण करता है। जब अपने शरीर में ग्लूकोज ऑटोमेटिक विघटित हो जाती है, और ये होता किन में है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। कौन से में होता है, जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनमें होता है। और आपको पता है प्रोकैरियोटिक जीव कौन से होते हैं, नीलेरे शैवाल और जीवाणु, 2 मिलते हैं, बाकी सारे यूकैरियोटिक में आते हैं। तो ये तो शायद मेरे हिसाब से आपको याद हो गया होगा कि अपने को किस प्रकार से श्वसन से एनर्जी मिलती है। कोई दिक्कत की बात हो तो मेरे से पूछ लेना इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये विशेष तौर से याद रखना इसके बारे में। अपन करते हैं, देखो इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि भाई सबसे पहले क्या आता है। तो अपन थोड़ा थोड़ा आगे तक अपन क्या करते जाएंगे, अध्ययन करते जाएंगे, ठीक है भाई। अगर अच्छा समझ में आए तो अपने को क्या करना, इसको लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि कई बार अपने को प्रश्न में पूछा जाता है कि श्वसन प्रक्रिया से यूकैरियोटिक जीवों में कोई कितनी ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये याद रखना 36 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। चलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात को नहीं। अपन पढ़ते हैं सबसे पहले मुख। देखो भोजन क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, और भोजन में सबसे पहले देखो कहने का मतलब स्वाद होता है। भोजन भाई क्या होता है, स्वाद होता है, और स्वाद होता है तो अपने मुख में जैसे ही अपने को सुगंध आती है, तो सुगंध आती है तो कौन सा चीज है शरीर की जो प्रभावित होती है, तो याद रखना लार प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है भाई, लार प्रभावित होती है। सबसे पहले क्या आएंगी, लार आएंगी। कि जैसे अपन भूखे होते हैं, भूखे देखो स्कूल से जब छुट्टी होती है, भूखे होते हैं, और भूखे होते हुए अपन क्या जाते हैं, रसोई में प्रवेश करते हैं। तो प्रवेश करते ही सबसे पहले क्या आती है, स्मेल आती है, और वो कौन सी स्मेल होती है, लार वाली स्मेल होती है भाई, लार टपकना है ना, ठीक है। तो देखो यानी कहने का मतलब लार टपकती है, सबसे पहले क्या आती है, लार। अब आपसे एक छोटा सा एक चीज पूछा जाता है कि कई बार कि सर लार में कौन सा एंजाइम होता है, क्या पूछा जाए, एंजाइम। भाई लार में एंजाइम कि लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो आपको एक ही चीज याद रखना है सर, टाइलिन एंजाइम होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है भाई, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए सर लार में कौन सा एंजाइम, टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम, टाइलिन। बात क्लियर हो गई। इस टाइलिन में क्या स्रावित होता है, इस टाइलिन में, तो ये भी याद रखना सर टाइलिन में क्या स्रावित होता है, तो ये याद रखना एमाइलेज स्रावित होता है, एमाइलेज। बात क्लियर हो गया भाई। टाइलिन में क्या स्रावित होता है, एमाइलेज स्रावित होता है। अब ये एमाइलेज भी 3 प्रकार का होता है। एमाइलेज भी कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार। अल्फा एमाइलेज, दूसरा बीटा एमाइलेज, और तीसरा गामा एमाइलेज। कितने प्रकार का होगा भाई, ये 3 प्रकार का होगा सर। अब ये 3 प्रकार का होता है भाई। एमाइलेज भी कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। अब देखो थोड़ा सा मैं एक और पूछ लेता हूं कि आपसे कई बार पूछा जाए सर लार होती है, सबसे ज्यादा लार स्रावित करने वाली ग्रंथि भाई, सबसे ज्यादा लार, सबसे ज्यादा लार स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है, ज्यादा। तो याद रखना कौन सी, प्रोटिड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है, प्रोटिड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है, प्रोटिड ग्रंथि होती है भाई, सबसे ज्यादा लार स्रावित करने वाली। प्रोटिड नहीं होती, पेराटाइड ग्रंथि होती है।
पेराटाइड। कौन सी ग्रंथि? पेराटाइड ग्रंथि होती है। सबसे ज्यादा लार स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है? पेराटाइड ग्रंथि होती है। और कई बार एक और भी पूछा जाता है, एक ग्रंथि और होती है पेराटाइल। कौन सी ग्रंथि होती है? छोरो याद रखना, पेराटाइल ग्रंथि, पेराटाइल। देखो दोनों में डिफरेंट है, एक जैसे से हैं दोनों, क्या है? एक जैसे से हैं। देखो आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा लार स्रावित करने वाली पेराटाइड ग्रंथि, और कहां पे पाई जाती है ये भी याद रखना, ये कान के पास में पाई जाती है भाई। कहां पाई जाती है? कान के जस्ट पास में पाई जाती है पेराटाइड ग्रंथि। ठीक है, एक होती है पेराटाइल। सर ये पेराटाइल क्या है? पेराटाइल भाई ये याद रखना कि अमाशय होता है ना, अमाशय, और अमाशय के अंदर ये HCl का स्रावित करती है। किसका स्रावित करती है? HCl का स्रावित करती है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। तो सर मुख में कौन सी एमाइलेज बनता है? भाई मानव के मुख की बात की जाती है तो अल्फा एमाइलेज होता है। कौन सा एमाइलेज होता है? अल्फा एमाइलेज। जो भोजन में उपस्थित मंड होता है, मंड, जो भोजन में उपस्थित क्या होता है? मंड, और मंड की मात्रा को ये किस में बदल देता है? शर्करा में बदल देता है। किस में बदल देता है? शर्करा में। बात समझ में आ गई? यानी भोजन में उपस्थित शर्करा की मात्रा, मंड को किस में बदल देता है? शर्करा में। देखो भाई अपने मुख में कौन सी एमाइलेज पाया जाता है? अल्फा एमाइलेज। ये भी याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है ये। ठीक है, नीट की एग्जाम में पूछा हुआ है। अल्फा एमाइलेज किसका कार्य करता है? मंड को शर्करा में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि सर शर्करा का पाचन कहाँ होता है, तो ये भी याद रख लेना, शर्करा का पाचन मुख में ही हो जाता है। कहाँ हो जाता है? मुख में। कहीं अन्य जगह टटोलने की कोशिश मत करना कि कहीं आप अमाशय, अग्नाशय और छोटी आंत बड़ी आंत कर दो। ठीक है ना? तो ये याद रखना, शर्करा का पाचन कहाँ होता है? मुख में होता है। तो क्लियर बात हो गई। अब सोचो कि सर बीटा एमाइलेज किस में पाया जाता है? तो बीटा एमाइलेज होता है ये मेंढक की लार में पाया जाता है। किस में पाया जाता है भाई? मेंढक की लार में। कौन सा एमाइलेज? बीटा एमाइलेज। इसलिए कहा जाता है कि मेंढक की लार के ऊपर जीभ एक लार स्रावित करती है, उस लार के ऊपर अगर कोई बैठ जाता, कोई कीट बैठ जाता है तो वो उड़ नहीं पाता और वो अपनी ओर क्या कर लेता है? उसको खींच लेता है। तो बीटा एमाइलेज जो लार होती है वो किस में पाई जाती है? मेंढक में पाई जाती है। और गामा एमाइलेज जो लार होती है वो पशुओं में पाई जाती है। किस में पाई जाती है भाई? पशुओं में पाई जाती है। बात समझ में आ गई? यानी ये क्या करती है? पशुओं में पाई जाती है। बात क्लियर हो गई? देखो यहां तक की बात करिए। दूसरी बात कि सर लार का पीएच मान पूछा जाता है। लार का क्या पूछा जाता है? पीएच मान। भाई लार का क्या पूछा जाएगा? पीएच मान। तो हमने बुक में पढ़ा कि लार का पीएच मान होता है वो 5.5 होता है। कितना होता है भाई? 5.5 होता है। कई जगह पे इसका पीएच मान होता है वो 6.8 भी मिलेगा आपको। ये तो लार का पीएच मान कब होता है? जब अपन किसी वस्तु को देखते हैं और देखने के बाद में जो मुख में क्या आती है? लार आती है। अब जैसे मान लो कि आपके सामने लड्डू रख दिए, लड्डू देखते ही मुख में क्या आएगी? लार आएगी। ठीक है, या कुछ अन्य वस्तु ऐसी रख दी कि जिससे अपने शरीर की जो लार ग्रंथि होती है वो सक्रिय हो जाती हैं, और सक्रिय होते ही क्या आएंगी? लार आएंगी। और लार आएंगी जब किसी वस्तु को देखकर लार आते हैं तो उस वस्तु, उस लार का पीएच मान होता है 5.5। कितना होता है? 5.5। और मॉर्निंग समय में यानी सुबह के समय में जब अपन सुबह उठते हैं उस समय अपने मुख में क्या होती है? लार होती है। भाई जब अपन सुबह उठते हैं उस समय भी अपने मुख में क्या होती है? लार होती है। और उस लार का पीएच मान होता है 2.2। कितना होता है? 2.2। अब देखो सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो कई बार अपन एक चीज करते हैं कि घर वाले एक सलाह देते हैं कि भाई सुबह उठते ही क्या धोया करो? मुंह धोया करो, कुल्ला किया करो, और फिर उसके बाद में चाय पीते हो या दूध पीते हो। या कई लोग ऐसे होते हैं जो चाय दूध कुछ नहीं पीते हैं, ऐसा हो। ठीक है, तो यानी सुबह उठ करके सबसे पहले उठो, उठते ही क्या पियो? पानी पियो। क्यों? क्योंकि सुबह के समय लार का पीएच मान कितना है? 2.2। और वो जैसे ही अपने शरीर के अंदर जाएगी तो कुछ
कीटाणु होते हैं, भक्षित कीटाणु होते हैं, और उनको ये क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। तो सबसे पहले उठते ही क्या पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए, ठीक है, इस वजह से। तो ये बात शायद मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात, एक दिन में मुख में लार 1.6 लीटर स्रावित होती है। कितनी लीटर स्रावित होती है? 1.6 लीटर लार स्रावित होती है पर डे मुख से। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये तो थी लार की बात। अब ये याद रख लेना कि भाई किस प्रकार से क्या होता है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि लार सबसे ज़्यादा पेराटाइड ग्रंथि करती है, जो कहाँ पाई जाती है, कान के पास में, ठीक है, कान के पास में पाई जाती है। एक होती है पेराटाइल, पेराटाइल ग्रंथि किस में पाई जाती है, अमाशय में पाई जाती है, जो किसका स्राव करती है, HCl अम्ल का स्राव करती है। लार में क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। कौन सा एंजाइम, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। और टाइलिन नामक एंजाइम में क्या पाए जाते हैं, एमाइलेज पाए जाते हैं। अब एमाइलेज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, अल्फा एमाइलेज, बीटा एमाइलेज और गामा एमाइलेज। अल्फा एमाइलेज क्या करता है, मंड की मात्रा को शर्करा में बदल देता है। फिर मैंने आपको बताया शर्करा का पाचन कहाँ होता है, मुख में होता है। बीटा एमाइलेज मेंढक की लार में पाया जाता है, और गामा एमाइलेज पशुओं की लार में पाया जाता है। मैंने बताया कि लार का पीएच मान 5.5 होता है। मॉर्निंग के समय लार का पीएच मान 2.2 होता है। बात क्लियर होगी? कोई शिकायत हो तो मेरे को बता देना इस चीज़। प्रतिदिन 1.6 लीटर लार स्रावित की जाती है। देखो दूसरी बात, मैं आपको एक बात, भाई लार का पीएच मान 5.5 है, या अपने हिसाब से मान लो कि लार का पीएच मान कितना भी हो, पीएच मान लो कि मैं एक तरफ से लिख देता हूं 5.5, दूसरी तरफ मैंने लिख दिया 2.2 है। तो जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। ये भी याद रखना भाई, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। तो लार एक क्या है, अम्लीय पदार्थ है कि नहीं है भाई? भाई लार की प्रकृति कैसी है, अगर आपसे पूछा जाए सर लार की प्रकृति कैसी है, तो ये याद रखना अम्लीय प्रकृति है। कौन सी प्रकृति है दोस्तों, अम्लीय प्रकृति। अब देखते यही है कि जैसे मान लो कि ये अम्लीय प्रकृति है। अब आपने विज्ञान में एक बात पढ़ी थी कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। सही बात है भाई, अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो याद रखना लार भी अम्लीय है, तो लार स्वाद में खट्टी क्यों नहीं होती। मेन इंपॉर्टेंट चीज बात हो गई भाई, लार स्वाद में क्या नहीं होती है, खट्टी नहीं होती है। और यही विज्ञान में पढ़ते हैं कि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो याद रखना किसी भी पदार्थ का खट्टापन उसमें उपस्थित एंजाइमों की संख्या पर निर्भर करता है। यानी एंजाइमों की संख्या पर, एंजाइमों की संख्या पर निर्भर करता है। अब देखो क्या होता है कि दूध में लैक्टोबैसिलस नामक एंजाइम पाए जाते हैं। उनकी संख्या दूध में क्या होती है, कम होती है, इसलिए दूध हमें खट्टा नहीं लगता। जबकि दही में उनकी संख्या ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए दही हमें क्या लगता है, खट्टा लगता है। अब देखो लार में टाइलिन नामक एंजाइमों की संख्या क्या होती है, कम होती है, इसलिए लार हमें क्या लगती है, खट्टी नहीं लगती। तो ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलते हैं, देखो ये तो लार वाला चैप्टर हो गया। इसके बाद में आते हैं अपने मुख में दांत। भाई लार का काम होते ही क्या काम आएगा, दांत आएगा। तो चलो दांत भी देख लेंगे अभी कि दांत किस प्रकार से कार्य करते हैं, ठीक है। तो दांत वाला देखते हैं। देखो अभी तो ये तो मेरे हिसाब से लार वाला सबके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दांत के बारे में अध्ययन करेंगे कि भाई दांत क्या चीज़ है। चलो देखते हैं कि दांत क्या, किस प्रकार से क्या कार्य करते हैं। दोस्तों समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो यारो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। आप लोग करते नहीं हो, इसका मतलब आपको कहना पड़ता है ना बार बार किसी चीज़ के लिए, किया करो यारो, अपने दोस्तों को बताओ, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो छूट जाती हैं, अपने को कोई बताता नहीं है, हम बताएंगे भाई, लेकर के आए हैं विज्ञान का पिटारा, ठीक है। तो ये याद रखा करो इस चीज़ के बारे में। तो अपन देखते हैं सबसे पहले दांत। क्या देखेंगे भाई, दांत। दांत, अब ये दांत क्या होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, दांत। देखो आपसे पूछा जाए सर मैं यहां पे लिख रहा हूं दांत। दांत होते हैं 2 प्रकार के। दांत क्या होते हैं, 2 प्रकार।
एक दांत होते हैं अस्थाई दांत। कौन से दांत होते हैं भाई? अस्थाई दांत। कौन से दांत होते हैं? अस्थाई दांत होते हैं। दूसरे दांत होते हैं अपने पास में स्थाई दांत। कौन से दांत होते हैं भाई? स्थाई दांत। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने दो ही दांत बताए आपको। आपसे पूछा जाए कि सर दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो कोई ऐसे मत लगा देना कि 4 प्रकार के होते हैं, कर्तनक, रदनक, चरणवरक, अग्रचरणवरक, पश्चरणवरक, कई लगा देते हो आप। तो ऐसा नहीं है, ये मत लगाए। आपको पूछा जाए कि सर दांत कितने प्रकार के होते हैं, 2 ही प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अस्थाई और दूसरे होते हैं स्थाई। बात क्लियर हो गई? अस्थाई दांतों की संख्या, आपसे केवल यही पूछा जाएगा कि सर अस्थाई दांतों की संख्या, इनकी संख्या पूछी जाए तो याद रख लेना इनकी संख्या 20 होती है मुख में। कितनी होती? 20। यानी अस्थाई दांतों की संख्या अपने मुख में कितनी होती है? 20। ये कब तक रहते हैं भाई? ये भी याद रखना, 5 से 6 वर्ष की आयु में ये टूटने शुरू हो जाते हैं, फिर नए दांत आते हैं। ठीक है ना? 5 से 6 वर्ष की आयु में ये क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। और इन दांतों को कौन से दांत बोले जाते हैं? दूध के दांत बोलते हैं भाई अपनी भाषा में। दूध के दांत। कौन से दांत बोलते हैं? दूध के दांत। बात क्लियर हो गई? मैंने क्या बताया? अस्थाई दांत। अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ये 5 से 6 वर्ष की आयु में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। और इन दांतों को कौन से दांत बोले जाते हैं? दूध के दांत बोले जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे ये पूछा जाता है कि सर दांत होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? तो किसके बने होते हैं? तो ये भी याद रखना, कैल्शियम। किसके? कैल्शियम व फास्फोरस। फास्फोरस के बने होते हैं। किसके बने होते हैं भाई? कैल्शियम और फास्फोरस के बने हुए होते हैं। दांत किसके बने होते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम हो गया Ca और ये किसका? P, फास्फोरस हो गया। कोई दिक्कत नहीं। कैल्शियम क्या करता है? इनको मजबूत बनाता है। क्या बनाता है? मजबूत बनाता है। और फास्फोरस क्या करता है? इनको चमकीला बनाता है। भाई फास्फोरस क्या करेगा? इनका चमकीला बनाता है। क्या बनाता है? चमकीला बनाता है। बात क्लियर हो गई? अब देखो मैं थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूँ इनको। फास्फोरस भी बेटा 3 प्रकार का होता है। फास्फोरस भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ये भी याद रख लेना कि अगर मैं यही बता देता हूँ कि फास्फोरस भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? एक तो होता है लाल, एक होता है काला और एक होता है सफ़ेद। कितने होते हैं भाई? 3 प्रकार के होते हैं, लाल, काला और सफ़ेद। लाल क्या काम आता है? आपने माचिस देखी होगी, तो माचिस की दिया सलाई बनाने में, दिया सलाई यानी क्या बनाने में? दिया सलाई बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। काला फास्फोरस चूहों के मारने की दवाई, चूहे मारते हैं ना, तो उसके लिए कौन सा फास्फोरस काम में लिया जाता है? काला फास्फोरस काम में लिया जाता है। और सफ़ेद फास्फोरस हड्डियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? हड्डियों में पाया जाता है। ये भी याद रख लो भाई, सफ़ेद फास्फोरस हड्डियों में, दांतों में पाया जाता है। तो ये 3 प्रकार के क्या हो गए अपने पास में? फास्फोरस हो गए। और फास्फोरस दांतों को क्या बनाता है? चमकीला। अब दांतों के ऊपर एक परत पाई जाती है भाई, दांतों के ऊपर एक क्या पाई जाती है? परत पाई जाती है। और उस परत का क्या नाम है? याद रखना, इनेमल। क्या पाई जाती है? इनेमल। क्या पाई जाती है? इनेमल पाई जाती है। और इनेमल परत होती है वो शरीर की सबसे कठोर परत होती है। यानी शरीर की सबसे कठोर परत पूछी जाए तो क्या होती है? इनेमल होती है। बात समझ में आ गई? शरीर की सबसे कठोर परत इनेमल। कई लोग सोचते होंगे एनिमल, अरे एनिमल का मतलब होता है जानवर, ठीक है ना? और जो सोचते हैं उनको अपन क्या मना करें, देखो कहने का मतलब ये इनेमल। ये भी विशेष तौर से याद रखना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये देखते हैं कि जैसे मान लो कि आपको पूछा गया है सर स्थायी दांत। हाँ, स्थायी दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आते हैं कर्तनक। कर्तनक सबसे पहले क्या आते हैं? कर्तनक।
इसके बाद में आते हैं रदनक, रदनक। इसके बाद में क्या आते हैं भाई? रदनक आते हैं। और फिर आते हैं चरणवरक, चरणवरक, चरणवरक। और लास्ट में आते हैं पश्च चरणवरक, पश्च चरणवरक, चरणवरक, पश्च चरणवरक। कितने होते हैं भाई दांत? 4। आपसे पूछा जाए स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, कितने प्रकार के होते हैं? संख्या तो 32 होती है, और प्रकार पूछे जाए तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखो सबसे पहले मैं इधर लिख देता हूं इनको। सबसे पहले इधर देखते हैं कर्तनक। क्या देखते हैं? कर्तनक। भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर्तनक के बारे में भी तो देखना है ना अपने को। कर्तनक क्या होता है, तो ये भी याद रखना कि भाई कर्तनक किस प्रकार से कार्य करता है। देखो अपना जो मुख होता है, इस मुख में 2 कुत्ते किसी जैसी नेस है, देखो अपने मुख में, और इन दोनों नेसों के बीच में 4 दांत पाए जाते हैं। कितने दांत पाए जाते हैं? छोड़ो, 4। कितने? 4। तो उन दांतों को बोला जाता है कर्तनक। तो ये 4 तो ऊपर होते हैं और 4 कहां होते हैं? नीचे होते हैं। तो कितने हो गए? बराबर 8। तो इन दांतों की संख्या शरीर में कितनी होती है? 8 होती है। कर्तनक का मतलब, अरे किसी का बटको भरो तो कौन सा दांत काम में लियो? आगला ही तो काम में लियो हो। चलो बटका भी कई प्रकार का हो, ध्यान रखा करो, ठीक है ना। आप कौन सा भर रहे हो ये भी विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो ये याद रखना 4 + 4 कितने होते हैं भाई? 8 होते हैं। थोड़ा सा विशेष ध्यान में चला, ठीक है। देखो कितने हो गए भाई? 4 + 4 बराबर कितने होते हैं? 8 होते हैं। इसके बाद में आते हैं रदनक। रदनक, देखो रदनक का मतलब क्या होता है भाई? रदनक का मतलब होता है जो ये कुत्ते वाली नेस होती है ना, ये भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करती हैं, जो शेर की में भी होती हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना। इनकी संख्या देखो 2 तो ऊपर होती है, 2 नीचे होती है। तो 2 + 2 बराबर कितनी होती है इनकी संख्या भाई? 4 होती है। कितनी होती है इनकी संख्या? 4। इसके बाद में आते हैं चरणवरक, चरणवरक। तो चरणवरक, देखो इन जो नेस होती है ना, ये कुत्ते वाली सी जो नेस मैंने बताई, इसके जस्ट पीछे 2 जाड़ होती हैं जो सिंगल प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? सिंगल। 2 ऊपर होती हैं, 2 नीचे, 2 इस साइड में, 2 इस साइड, यानी ऊपर भी 4 नीचे भी 4। तो कितनी हो गई कुल? तो 4 + 4, 4 + 4 बराबर कितनी हो गई? 8। वही कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आते हैं अपने पास में पश्च चरणवरक। कौन से आते हैं? पश्च चरणवरक। अब देखो पश्च चरणवरक कौन से होते हैं, ये भी याद रखना कि कौन से। अब देखो जो ये 2 मैंने बताई सिंगल, इनके पीछे डबल दांत होते हैं, जब डबल जाड़ जो भोजन को पीसने और उसमें काम में लेते हैं। तो जो डबल होते हैं उनकी संख्या 3 इस साइड में होती है, 3 इस साइड में, 3 इस साइड में, 3 साइड। तो 6 तो ऊपर हो गई, 6 कहाँ हो गई? नीचे। तो यानी ये हो गई 6 + 6 बराबर कितनी हो गई? 12। इस प्रकार से अपने मुख में टोटल दांतों की संख्या 32 होती है। कितनी होती है भाई? 32 होती है। ठीक है, क्लियर बात हो गई? कोई दिक्कत है? आपसे यही पूछा जाए कर्तनक दांतों की संख्या 8, रदनक 2 + 2 कितनी हो गई? 4, चरणवरक 4 + 4 बराबर कितनी हो गई? 8, पश्च चरणवरक 6 + 6 बराबर कितनी हो गई? 12। इस प्रकार से कुल दांतों की संख्या कितनी हो गई मुख में? 32। अब अपने पास में चलता है दंत सूत्र। क्या चलता है? दंत सूत्र। यानी दंत सूत्र क्या होता है ये भी याद रखना भाई। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि सर दांतों का सूत्र क्या होता है। अब एक चीज याद रखना, मनुष्य की जो संरचना होती है वो द्विपार्श्व संरचना होती है। अगर मनुष्य को बीचों बीच काटा जाए ऐसे, तो एक संरचना इस प्रकार से होती है, एक संरचना, और दोनों एक जैसी होती हैं। दोनों क्या होती हैं? एक जैसी। इसलिए मानव द्विपार्श्व पंक्ति में आता है। किस में आता है? द्विपार्श्व संरचना में या द्विपार्श्वित जीवों में शामिल होता है। ठीक है, अब इसको बीच से काटा जाएगा, तो बीच से काटा जाएगा तो देखो अपने दांत भी बीचों बीच कटते हैं, और द्विपार्श्व होने के कारण मानव के दांतों का क्या बनाया गया है? दंत सूत्र बनाया गया है, जो एक साइड का अलग हो जाते, एक साइड के अलग होंगे। तो बीचों बीच काटेंगे तो भाई देखो 4 को बीचों बीच काटेंगे तो 2 बचेगा, तो 2 ऊपर होगा, तो 2 कहाँ होगा? नीचे। बीचों बीच काटेंगे तो 1
रत्नक ऊपर एक नीचे, तो एक रत्नक ऊपर एक नीचे हो गया। फिर अपन क्या करेंगे, इनको बीचों बीच काटेंगे तो ये कितना होगा 2/2, और यहां से इनको काटेंगे तो 3 और 3 बराबर क्या, इंटू कितना कर दो 2, और बराबर कितने हो गए 32। तो ये किसका सूत्र होता है, दंत सूत्र होता है भाई। ये भी आपको एग्जाम में काफी बार पूछ लिया जाता है। तो शायद मेरे हिसाब से दांत में कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर बात हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया दांत वाला, मैंने आपको बता दिया। एक बार पुनः से देख लेते हैं। दांत कैल्शियम और फास्फोरस के बने हुए होते हैं। सब दांत के ऊपर परत पाई जाती है इनेमल परत, जो शरीर की क्या होती है सबसे कठोर परत होती है। ये कैल्शियम मजबूती बनाता है, फास्फोरस हड्डियों दांतों को क्या करता है चमकीला बनाता है। फास्फोरस 3 प्रकार का होता है, लाल, काला और सफ़ेद। लाल दिया सलाई बनाने में, माचिस की। काला चूहों के मारने की दवाई बनाई जाती है। सफ़ेद हड्डियों में पाया जाता है और दांतों में पाया जाता है। दांत 2 प्रकार के होते हैं, अस्थायी और स्थायी। अस्थायी दांतों की संख्या पूछ ली जाए तो कितनी होती है 20। स्थायी दांतों की संख्या पूछ ली जाती है तो कितने हो जाते हैं 32। कितने होते हैं भाई 32 होते हैं। क्लियर बात होगी। देखो अस्थायी दांतों कितने साल में टूट जाते हैं, 5 से 6 वर्ष की आयु में टूटने शुरू हो जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है, दूध के दांत भी कहा जाता है। स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है 4, कर्तनक, रदनक, चरणवरक और पश्च चरणवरक। कर्तनक 4 + 4 8 होते हैं, रदनक 2 + 2 4 होते हैं, चरणवरक 4 + 4 8 होते हैं, पश्च चरणवरक 6 + 6 = 12। इस प्रकार से कुल 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं 32। दंत सूत्र 21 23 बटा 21 23 × 2 बराबर कितना हो गया 32। क्लियर बात हुई कि नहीं हुई। तो ये तो हो गए अपने दांत। दांत के बाद में भोजन जब चबाया जाता है तो साथ साथ में इसके जीभ भी कार्य करती है। कौन कार्य करती है भाई, जीभ भी काम करेगी। तो देख लेते हैं कि जीभ किस प्रकार से कार्य करती है। तो ठीक है, तो देखते हैं। देखो आगे छोरो, समझ में तो आ रहा है क्या? अरे समझ में आ रहा है ना, तो ये याद रखना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। छोरो आपको बताना पड़ता है क्या, ठीक है। और भाई अपने देखो कहने का मतलब ये है कि वो सिस्टम नहीं है कि जैसे हम कहते रहें और आप ना करो, ऐसा मत किया करो कभी, है ना। तो आपको जब अच्छे सिस्टम मिल रहा है, अच्छी क्लास मिल रही है, तो क्यों ना हम क्या करते हैं यार, 2 सब्सक्राइब करवा दें, बढ़वा दें। क्या दिक्कत आ रही है आपकी, ये बताओ। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक है। तो ये विशेष तौर से क्या करना, याद रखना इन चीज़ों को, ठीक है। आप बार बार थोड़ी बताना पड़ता है, अच्छे बच्चों को बार बार कभी नहीं बताना पड़ता है, ठीक है। तो देखते हैं, देखो आगे देखिए दोस्तों क्या है। अब बात आती है जीभ की। जीभ भाई बहुत ज़्यादा चटोकरी हो, ठीक है ना। जीभ अपने को बचपन में कहा जाता था, छोरा तेरा कठम वास्ते लाग रही है कि जो खाऊं पाड़ू करे। तो देखो वास्ते का मतलब हो गया, देखो कहने को मतलब जीभ, यह बड़ी खतरनाक चीज़ हो है, ठीक है। आपसे कई बार पूछा जाता है कि सर जीभ किसकी बनी होती है, तो कई लोग आपको बता देते हैं कि उपास्थि की बनी होती है। नहीं, गलत बात। ये मांस और पेशियों की बनी होती है। किसकी बनी होती है, मांसपेशियों की। किसकी बनी होती है भाई, मांसपेशियों की बनी होती है। पेशियों, मांसपेशियों की क्या बनी हुई होती है भाई, जीभ बनी हुई होती है। क्लियर बात हो गई कि भाई सर मांसपेशियों की क्या बनी हुई होती है, जीभ बनी हुई होती है। बात कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ तक की। चलो ठीक है भाई, जीभ है वो मांसपेशियों की बनी है। तो देखो कहने का मतलब ये काम किस प्रकार से करती है। मान लो कि एक चीज़, थोड़ा सा ध्यान देखना, देखो ध्यान देना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जीभ, ये हो गई जीभ। ये क्या हो गई भाई, जीभ हो गई। अब जीभ का 3 पार्ट होते हैं। ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट को बोला जाता है अग्र भाग। कौन सा भाग बोलते हैं, अग्र भाग। बात समझ में आ गई। और ये जो बीच का भाग बचता है, इस भाग को बोला जाता है मध्य भाग। कौन सा भाग बोलते हैं, मध्य भाग। और ये जो पार्ट बचते हैं 2, देखो ये 2 पार्ट बचते हैं, इन दोनों पार्टों को कहा जाता है पश्च भाग। पश्च भाग, ठीक है। देखो अग्र का मतलब होता है आगे, और मध्य का मतलब होता है बिचला, और पश्च का मतलब होता है पीछे पीछे वाला। चलो ठीक है भाई। अग्र भाग में क्या होता है, आगे आज वर्तमान की बात की जाए, देखो मेरे को एक बात याद आ गई। आज वर्तमान में अगर बात करें तो आगे कौन है भाई,
लड़कियां आगे हैं, सबसे ज़्यादा कौन आगे हैं? लड़कियां। देखो यूपीएससी फाइट कौन कर रही हैं? लड़कियां। छोरा टिंगरा को तो जी निकल रहे हो, टिंगर तो पढ़ाई करें तो ब्याह के लिए पढ़ाई करें, बाकी पढ़ाई को नहीं बनना तैयारी, कोई मतलब ही को नहीं, ठीक है। और छोरी बहुत ज़्यादा तैयारी करें, यूपीएससी टॉपर छोरी, नीट टॉपर छोरी, आईआईटी टॉपर छोरी, छोरी सबसे ज़्यादा हुआ है। आगे आगे कौन होती हैं? लड़कियां। और एक चीज़ याद रखना कि भाई मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि जो लड़कियां आगे होती हैं, क्या होती हैं भाई? लड़कियां आगे होती हैं। और लड़कियों को क्या पसंद होता है? मीठा पसंद होता है सबसे ज़्यादा। वो गाना चला ना, मुझे मीठा बहुत पसंद, तू केक ले आया कर, है ना? क्या ले आया कर? केक। तो लड़कियां क्या होती हैं कि भाई मीठे की बहुत ज़्यादा शौकीन होती हैं। तो अग्रभाग से किसका पता चलता है? मीठे स्वाद का पता चलता है। किसके स्वाद का? मीठे स्वाद का पता आपको कहाँ से चलेगा? अग्रभाग से पता चलता है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भाई आपको पूछा जाए कि सर मीठे स्वाद का पता हमें किस भाग से चलता है, तो अग्रभाग से पता चलता है। अब मीठे के साथ में कुछ नमकीन भी हो जाए, चरखा, जिसे बीकानेर में कहते हैं ना, कुछ चरखा हो जाए, ठीक है, तो कुछ चरचरा पदार्थ भी हो जाए। बात सही कह रहा है ना? तो यानी एक चीज सोचो कि मीठे मीठे से भाई पेट नहीं भरता, लास्ट में सब्जी रोटी भी चाहिए अपने को, तो सब्जी का मतलब चरखा। तो यानी मध्य भाग से आपको कौन से स्वाद का पता चलता है? नमकीन भाग का पता चलता है। नमकीन ये स्वाद का पता किससे चलता है? मध्य भाग से पता चलता है। तो सर फिर पश्च भाग से क्या पता चलता है? तो ये याद रखना, पश्च भाग से खट्टा या कड़वे का पता चलता है। खट्टा या कड़वा। बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत है क्या? मैंने बताया जीभ, और जीभ होती नहीं, ये भी याद रखना कि जीभ सबसे ज्यादा स्वाद कलिका, स्वाद कलिका, स्वाद कलिका, सबसे ज्यादा स्वाद कलिका किसकी होती हैं? लड़कियों की होती हैं। लड़कियों की सबसे ज्यादा स्वाद कलिकाएं किसकी होती हैं? लड़कियों की। इसीलिए वो बार बार क्या निकालती रहती हैं? नुक्स निकालती रहती हैं कि सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया, कभी कम हो गया, ये मीठा नहीं है, ये फीका है, ऐसे बहुत सारे नखरे करती हैं भाई वो, ठीक है। तो यानी स्वाद कलिकाएं किसकी सबसे ज़्यादा होती हैं? लड़कियों की। कितने प्रतिशत? पुरुषों की तुलना में 8 गुना ज़्यादा होती हैं। कितनी गुना ज़्यादा होती हैं भाई? पुरुषों की तुलना में 8 गुना ज़्यादा होती हैं स्वाद कलिकाएं। दूसरी बात, यानी भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में 85% लोग ऐसे हैं जो अपनी जीभ को नली के आकार में मोड़ लेते हैं। कौन से आकार में? नली के आकार में, ऐसे इस प्रकार से मोड़ लेते हैं भाई, नली के आकार में। तो मैं तो 85% में शामिल हूं, बाकी 15 में कौन सो शामिल है वो मैंने भी कौन पता, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है नली के आकार के क्या कर लेते हैं? उसको मोड़ लेते हैं। तो ये तो हो गया भाई जीभ वाला पार्ट, आपको पता चल गया जीभ किस प्रकार से। आपसे पूछा जाए जीभ किसकी बनी होती है? मांसपेशियों की बनी होती है, ठीक है। स्वाद कलिका लड़कियों की सबसे ज़्यादा होती हैं। कितनी? पुरुषों की तुलना में 8 गुना ज़्यादा होती हैं, ठीक है। ये जीभ हो गई। अग्रभाग, अग्रभाग से किस स्वाद का पता चलता है? मीठे स्वाद का पता चलता है। मध्य भाग से नमकीन का पता चलता है। पश्च भाग से खट्टा या कड़वे स्वाद का क्या चलता है? पता चलता है, ठीक है। यानी भारत में 85% यानी वर्ल्ड में 85% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जीभ को नली के आकार में क्या कर लेते हैं? मोड़ लेते हैं। तो भाई ये तो हो गई अपनी क्या? जीभ। बात समझ में आई क्या? चलो ठीक है। हाँ किसी लड़के, हाँ भाई किस पूछ रहे हैं? ठीक है मैं बता देता हूँ अभी देखते हैं। देखो अभी कि यानी हाँ आहार नाल की लंबाई होती है वो 8 से 10 मीटर की होती है शरीर में। देखो मैं भी बता देता हूँ आपको कि इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि भाई सॉरी बताया नहीं। तो यानी आहार नाल की कुल लंबाई 8 से 10 मीटर की होती है। कितने मीटर की होती है? 8 से 10 मीटर की लंबाई होती है। जब व्यक्ति मर जाता है तो इसकी लंबाई लगभग 15 मीटर तक हो जाती है। कितने मीटर तक हो जाती है? 15 मीटर तक हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि मरने के बाद में अपने शरीर की उपापचय क्रिया हैं वो क्या हो जाती हैं? बंद हो जाती हैं, जिस कारण अपने शरीर का क्या हो जाता है? फैलाव हो जाता है। और इसीलिए इसका फैलाव हो जाता है। तो ये मरने के बाद में कितनी हो जाती है? 15 मीटर की हो जाती है। किसके कारण? उपापचय क्रियाएं बंद हो जाने के कारण होती हैं। तो बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये तो हो गई अपनी क्या? जीभ। इसके बाद में चलते हैं अपन आहार नाल। और आहार नाल आपसे एक ही प्रश्न पूछा जाता है
कि आहार नाल के अंदर कई चीज बताऊंगा आपको, देखते जाना। देखो अभी देखो सर, आहार नाल देख, मैं एक ही चीज बना रहा हूं, दोनों चीजें याद रखना। ये हो गया एक पार्ट, एक पार्ट अपना ये हो गया। क्लियर बात हो गई? ये पार्ट मैं आपको यहां से स्टार्ट कर देता हूं, ये दो भागों में विभाजित कर देता हूं यहां से, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गई विंड पाइप, श्वसन नली, श्वसन नली। ये हो गई अपनी इस साइड में आहार नाल, आहार नाल। ये अपने इस साइड में क्या हो गई? आहार नाल हो गई। कोई दिक्कत नहीं है किसी के भाई के है तो बता देना। ये क्या हो गई अपने पास में? आहार नाल हो गई। दो भाग हो गए। इसके ऊपर लगा होता एपिग्लास्टिक, इसे क्या बोलते हैं भाई? एपिग्लास्टिक, इसे क्या बोलते हैं? एपिग्लास्टिक। बहुत तगड़े, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छी तरीके से पता चलेगा। देखो इस आहार नाल के अंदर मैं यहां लिख देता हूं, छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती ऐसी ऐसे, छोटी छोटी क्या पाई जाती? ग्रंथियां। क्या पाई जाती हैं? ग्रंथियां, छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखो इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है शरीर में, बहुत ज्यादा, करोड़ों में। देख अपने पास में आहार नाल, इन ग्रंथियों का नाम होता है, अंदर से वैसे तो अपना शरीर पूरा इस ग्रंथि का ही बना होता है अंदर से, उस ग्रंथि का नाम होता है सल्लेष्मा ग्रंथि, सल्लेष्मा ग्रंथि। हाँ भाई बताएंगे बताएंगे बताएंगे, सारी चीज ध्यान रखो। देखो क्या होती है सल्लेष्मा ग्रंथि। तो सल्लेष्मा ग्रंथि कौन सी होती? देखो ऐसी ग्रंथि सल्लेष्मा ग्रंथि। मान लो आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो या कोई अम्लीय पदार्थ खा रहे हो, या एक चीज सोच के देखना ये अम्ल पदार्थ खा रहे हैं और वो अपने शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसान है कि नहीं? कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक अपने शरीर में जाती है लेकिन वो अपने शरीर को गला नहीं पाती है, वरना कोल्ड ड्रिंक में बहुत ज्यादा सिस्टम होता है ऐसी चीजें, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक अपने शरीर को गला नहीं पाती है। क्यों नहीं गला पाती है? क्योंकि अपना शरीर अंदर से किसका बना होता है? सलेस्मा ग्रंथि का बना होता है। हाँ सही बोल रहा। एक होती है अपने पास में सलेस्मा झिल्ली, कौन सी? सलेस्मा झिल्ली। ये भी याद रखना भाई, सलेस्मा झिल्ली पाई जाती है नाक में। किस में पाई जाती है? नाक में। सलेस्मा झिल्ली पाई जाती है नाक में। जैसे अपने को जुकाम लग गई तो अपने को सुगंध और दुर्गंध का अनुभव नहीं होता। जैसे शराबी व्यक्ति होता है, उसको चाहे नाली में सुला दो, उसको किसी चीज का क्या नहीं होता भाई? अनुभव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसकी सलेस्मा ग्रंथि काम नहीं करती है उस समय। ठीक है, तो देखो भाई नाक में सलेस्मा झिल्ली होती है, तो जुकाम लगने पर इस झिल्ली के ऊपर क्या आ जाता है? सूजन आ जाता है। इस झिल्ली पे क्या आ जाता है? सूजन। और सूजन आने से ये झिल्ली क्या नहीं करती है? काम करना बंद कर देती है। इसलिए अपने को सुगंध और दुर्गंध का क्या नहीं होता दोस्तों? महसूस नहीं होता। ठीक है, हाँ गुरु जी महसूस नहीं होता भाई। क्या नहीं होता? महसूस। और ये अंदर से किसकी बनी होती है? ग्रंथि की बनी होती है। और ग्रंथि हानिकारक जो अम्लीय पदार्थ आते हैं, जो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनसे अपने को क्या कर लेती है? ये सुरक्षा कर लेती है, यानी शरीर को गलने से क्या कर देती है? ये बचा देती है। यानी सलेस्मा ग्रंथि होती है वो शरीर को हानिकारक पदार्थों से गलने से अपनी क्या करती है? सुरक्षा करती है। कौन सी ग्रंथि? सलेस्मा ग्रंथि। ठीक है। एपिग्लास्टिक अभी मैंने आपको बताया कि इसका दूसरा नाम होता है ढक्कन घाटी। ढक्कन घाटी क्या होता है? ढक्कन घाटी। अब ढक्कन घाटी होता है, इसका मतलब ये भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकता है।
यानी भोजन को श्वसन नली में, मान लो कि कुदरती भोजन किस में चला गया, श्वसन नली में चला गया, ठीक है। तो श्वसन नली में चला गया तो अपने को क्या आएगी, खांसी आएगी। क्या आएगी, खांसी। और खांसी यानी उसमें बहुत ज्यादा तीव्रता होती है, जिस कारण वो भोजन जो श्वसन नली में गया वो खांसी के साथ क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अगर फिर भी मान लो बाहर नहीं आया तो व्यक्ति की मृत्यु 100% है भाई साहब। क्या है, 100%। तो इसको बेटा टाइम टाइम के ऊपर गिरस देता रहा करो इसको भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम में आता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, ये एपिग्लास्टिक होता है जो भोजन को श्वसन नली में जाने से क्या कर देता है, रोक देता है। और होता है आहार नाल। अब आपसे पूछा जाता है कि सर आहार नाल किसकी बनी होती है, तो ये याद रखना ये उपास्थि की बनी होती है, उपास्थि। कई लोग पूछ रहे हैं सर हाँ उपास्थि क्या होती है, बताएंगे भाई। देखो उपास्थि होती है, एक तो देखो अड्डी होती है, अड्डी को अपन क्या नहीं कर सकते, देखो हाथ को बीच से नहीं मोड़ सकते, नहीं मोड़ सकते, इसका मतलब ये हड्डी है। कान है, कान ये उपास्थि के बने होते हैं, इधर कुछ को चाहे किस्सा ही मोड़ दो, मोड़ते ही ये क्या होते हैं, उपास्थि के होते हैं भाई। किसके बने होते हैं, उपास्थि के। तो उपास्थि के बने होते हैं, तो उपास्थि हड्डी क्या होती है, लचीली होती है, उसको अपन किसी भी प्रकार से क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। कितने टाइम करोगे, अच्छा ठीक है। तो यानी उपास्थि को अपन किसी भी प्रकार से क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे क्या, अमास्य। क्या पढ़ेंगे, अमास्य, क्योंकि इसके बाद में भोजन किस में आ जाता है, अमास्य के अंदर आ जाता है। चलो ठीक है, देखते हैं देखो अमास्य का, ठीक है। तो दोस्तों देखो यहाँ तक का आपके समझ में आ गया होगा। और अमास्य का चैप्टर है, एक बचा अपने पास में क्या, अमास्य का। और उस अमास्य के बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो याद रखना इस चैप्टर को अपन यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। बाकी हम इसको क्या करेंगे, आपके सामने कल प्रस्तुत करेंगे। समझ में आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके हमें बताएं कि सर हमें ये चीज़ें क्या आगे बहुत बिल्कुल तरीके से सही तरीके से समझ में आई हैं। तो याद रहे दोस्तों, अगले चैप्टर चलेंगे किसके लिए, अमास्य के लिए। मैं विजेंद्र कुमार आप लोगों से क्या लेता हूँ, अब इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।